So, Jai Hind friends, welcome to परीक्षागढ़, a one-stop solution for all your competitive examinations. तो आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर लेके आया हूँ और आज हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को टोटली फिनिश कर देंगे और कुछ और ऐसे फैक्ट्स जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम के चैप्टर से हम लोग पढ़ते हैं उसके वो फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में आएंगे उसको हम लोग सीधा सीधा देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको याद करिए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जी हाँ, हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए भी एक एक्ट की सहायता लेनी पड़ी थी जिसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो हुआ था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पारित। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है सबसे एक कह सकते हैं डिटेल्ड एक एक्ट था जो इंडिया के रूल में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में मैंने लिखा भी है, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे इसमें। ठीक है, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न थे वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक फीचर हम लोग देखेंगे। जो 3 लिस्ट आज हमें दिखती है 7 शेड्यूल में, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ग्रेंट लिस्ट, वैसे ही एक लिस्ट का प्रावधान उस समय भी लेके आया गया था जिसमें बोला गया कि फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के पास होगी एक लिस्ट वो बनेगी, एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी जो प्रोविंस के गवर्नमेंट के पास होगी, एक कॉन्ग्रेंट लिस्ट बनेगी जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, और रेसिडेंटरी पावर्स जो कि इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं लिखी गई वो वाइसराय को दी जाएगी। अच्छा, लिस्ट से क्या होता है, ये लिस्ट जिसके पास रहेगी ना, सेंटर की लिस्ट है, जैसे केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है, तो लिस्ट में कुछ आइटम्स दिए होते हैं कि इस टॉपिक पे ये गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, इस ब्रिटिश के हिसाब से प्रोविंसेस की गवर्नमेंट भी उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट बात। एक इसमें बात और थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, यानी पूरे इंडिया जितना भी है उस सब का एक फेडरेशन बनेगा। ठीक है, तो फेडरेशन बन नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जो रजवाड़े थे हमारे यहाँ के, उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया कि हम इंडियन फेडरेशन नहीं ज्वाइन करेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे ये रीज़न था कि ब्रिटिशर्स का प्रिंसली स्टेट के साथ एक डॉक्ट्राइन ऑफ सुजरेनिटी साइन थी। उसमें प्रिंसली स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे अपने इंटरनल मैटर्स को लेके, और एक्सटर्नल भी खाली सिक्योरिटी और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन यानी फॉरेन रिलेशन, ये 2 चीज़ खाली ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। बाकी इन द रियल सेंस प्रिंसली स्टेट जो थे इंडिपेंडेंट थे। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन ज्वाइन करें और इंडिपेंडेंट हो जाएं, जिससे हम सारी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में दे दें, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। हम अपना जो इंटरनल सोवरेनिटी है वो भी खो देंगे और हमें एक्सटर्नल भी संभालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं करी ऑल इंडिया फेडरेशन। तो दूसरा प्रावधान क्या था कि ये डायरची एबॉलिश कर दिया। डायरची हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, तो जिसको नहीं पता वो प्लीज़ वो लास्ट वाली वीडियो जाके देख लो, हमने उसमें बहुत बात करी है डायरची के बारे में। ठीक है, तो डायरची के एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट किया, क्या कि अब प्रोविंस जो है वो ऑटोनॉमस रूप से फंक्शन कर सकते हैं। याद करो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ब्रिटिशर्स ने पावर छीन ली थी। क्या? अब इनकी लेजिस्लेटिव फंक्शन को छीन लिया गया था। अब एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है, तो अच्छा कुछ और ख़ास बातें इससे, जैसे लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसके अलावा इसमें एक हुई है वो फंक्शन कर नहीं पाया जाते अच्छे से। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन 3 की स्थापना हुई। प्रोविंशियल यानी प्रोविंस के लिए, जो स्टेट्स के लिए आज स्टेट PCS के नाम से हम लोग PSC के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज का UPSC है, जिसके CDS और CAPF एग्जाम्स की हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक, और जॉइंट के अलावा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स या प्रोविंसेस चाहें कि उनके लिए एक सेम PSC हो, सेम बॉडी एग्जाम ले, उसलिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। एक फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी इसी एक्ट से, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1937 में, पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वो एक्ट के थ्रू आया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक, बाई कैमरलिज्म यानी एक अपर हाउस हो और एक लोअर हाउस हो, इन सब का भी प्रावधान आया था।
तो कुछ कुछ ऐसे प्रोविंस थी जिसमें बाई कैमरल स्ट्रक्चर को इनेबल किया गया। वो कौन कौन से थे? वो था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूपी। इन जगह पे प्रोविंशियल क्या कहते हैं बाई कैमरलिज्म का ये मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, इन प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म है, यानी एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। जैसे आज की हमारी लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, और राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। वैसे उस समय भी आया लेजिस्लेटिव काउंसिल एक नाम आया, वो हुआ अपर हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली एक नाम आया, वो हुआ लोअर हाउस। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी इसी एक्ट से। तो देख रहे हो ये कितना मतलब एक्ट है कि आज भी उसके सारे तत्व हमें मिल रहे हैं। यूपीएससी मिल रहा है, स्टेट पीएससी मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिल रहा है, रिजर्व बैंक भी है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसी से। ठीक है, और इतना ये कुछ चीज़ें जो बताया वो एग्जाम्स में हमें आ सकती हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन किस एक्ट से बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बना था। लिस्ट कब कब जो लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो किस एक्ट से अलग अलग हुई थी? मतलब अलग अलग क्या उन लिस्ट वो लिस्ट जो है फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, प्रोविजनल स्टेट लिस्ट यानी कि प्रोविंसेस वाली लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब किस एक्ट से आई थी? ये सब भी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये वाला क्वेश्चन मैंने ज़्यादा देखा नहीं, तो ये अगर नहीं नोट करोगे तो भी चलेगा। लेकिन बाई कैमरलिज्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन प्रोविंसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसी एक्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसी एक्ट से, वो भी इंपॉर्टेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस एक्ट से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके नोट्स आप बना लो तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि स्लाइड्स में काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं देखता भी नहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, तो जो बात मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट्स बना लो। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया। अब आगे चलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये फाइनल एक्ट होगा जिसको हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में पढ़े थे। हम स्टार्ट कहाँ से करे थे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक हम लोग पहुँचे। यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हुए थे तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लीमेंट एटली। तो उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिशर्स को इंडिया को इंडिपेंडेंट दे देंगे, ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाएंगे। ठीक, और उसके लिए माउंट बेटन उसको वाइसरॉय बना के भेजा गया इंडिया में। तो माउंट बेटन को इसलिए भेजा गया था कि आप इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए प्लान बनाइए। तो उन्होंने एक प्लान दिया 3 जून 1947 को, तो इसलिए माउंट बेटन प्लान या हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो प्लान था उसको कभी कभी 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में आए कि 3 जून प्लान क्या था, तो कंफ्यूज मत होना, वही इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो प्रावधान था कि अब दो दो डोमिनियन कंट्रीज बनेंगी, ये सब 3 जून प्लान यानी माउंट बेटन प्लान या इन सब में ही था। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे इसके एक्ट फीचर्स क्या थे। तो फीचर्स यही था कि अब ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हो जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया 2 डोमिनियन कंट्रीज बनेंगे। ठीक, डोमिनियन कंट्रीज क्या होती हैं? जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगी वो उसी कंट्री का होगा, और जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो किसी और कंट्री का होगा जहाँ के वो कंट्रीज डोमिनियन होंगे। तो इसमें ये बोला गया कि आप अपना गवर्नमेंट बनाइए, आप अपने प्राइम मिनिस्टर रखिए, लेकिन जो ऊपर अपने आप का डोमिनियन मानिए वो मानिए ब्रिटिश क्राउन का। लेकिन डोमिनियन हम लोग बने नहीं, हम लोग फुल सोवरेन कंट्री बने, क्योंकि जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेक्टिफाई होने के लिए इंग्लैंड भेजा ही नहीं, तो ये बोल दिया कि क्लेरिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो कभी उनको वो रेक्टिफाई कर ही नहीं पाए और डोमिनियन स्टेटस हमें मिला ही नहीं। हम एक फुल इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री थे। हमारी देखा पाकिस्तान में भी सेम ही करा, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे नहीं भेजा, तो अब दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए। उसके साथ साथ ये एक ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट और जो ट्राइबल एरियाज थे उनके साथ अपने जो भी एग्रीमेंट थे उनको कैंसिल कर दिया, और उनको एक ऑप्शन दिया कि आप अगर इंडिया में जुड़ना चाहते हो तो इंडिया में जुड़ जाओ, अगर पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो तो पाकिस्तान में जुड़ जाओ, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, आपकी इच्छा। यानी ब्रिटिशर्स का जो भी प्लान था ये नहीं था कि इंडिया को एज अ सिंगल यूनिट छोड़ें, उनका ये था कि इंडिया के जितने टुकड़े हो सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो हमारे एबल लीडर्स थे उस समय के, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वो हम यूनाइट कर पाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गया था 2 कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास काम का नहीं, जो भी इतने सारे एक्ट्स हैं वो फंक्शन थे, आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो, लेकिन जो मेन था वो इतनी पॉइंट्स थे। ठीक है,
और इंडिया इसके बाद कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। तो कॉमनवेल्थ एक ऐसे नेशंस का कलेक्शन था जो कभी ना कभी ब्रिटिश के कॉलोनी रहे थे, ठीक है। तो इससे कतई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि हम लोग की सोवरेन नहीं है, ठीक है। जस्ट हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसलिए हम उसका पार्ट बने थे। और स्लाइड्स में तो बहुत टॉपिक है, लेकिन मेन टॉपिक इतना ही है कि ब्रिटिश का सारा रूल ख़त्म हो गया, इंडिया पाकिस्तान दो कंट्रीज़ बनी। इंडिया के जितने भी पार्ट थे, या उस समय के इंडिया के जितने भी पार्ट थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको बोला गया आप चाहे इंडिया का पार्ट बनना चाहो इंडिया का पार्ट बनो, पाकिस्तान का बनना चाहो पाकिस्तान का बनो, इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इसको नोट कर सकते हो। और उसके बाद ये एक पॉइंट और, एम्परर ऑफ इंडिया जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उसके ऊपर उनको बोला जाता था एम्परर ऑफ इंडिया, तो ये टाइटल भी इनके ऊपर से चला गया। और आपको ये तो याद ही होगा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, उनका आइकॉनिक स्पीच, ठीक है। तो इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर और इंडिया हो गया इंडिपेंडेंट। तो ये स्लाइड में लेके आया हूँ कि 15 अगस्त का ये अखबार है, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, ठीक है। तो हमें फाइनली इतने सालों की तपस्या के बाद आज़ादी मिली। कई लोगों ने इसलिए अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ठीक है। तो अब हमारा हो गया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ओवर। आप चाहो तो इसके नोट्स बना लो, रिवीजन के लिए आप और वीडियोस को बार बार देख सकते हो। उसमें मैंने बता दिया है कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वही पॉइंट ही मेजॉरिटी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे मैंने बताया चैप्टर 2 भी स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कोई बुक देखोगे, लक्ष्मीकांत देखोगे, तो उसका अलग से चैप्टर दिया हुआ। मैं आपको वो सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें ये इस पे जो है सिंगल वर्ड क्वेश्चन बनता है, या किसी भी एग्ज़ाम में सिंगल वर्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वही सारे एग्जैक्ट फैक्ट्स या पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछते हैं मैं उसको लेके आऊँ, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं इस पर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन हमें अपने लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो फ्रेम ही करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले प्रपोज किया था M.N. रॉय ने, ठीक है। कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारे लिए हमारा कानून बनाए। अब हम लोग ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून से इंडिया को गवर्न नहीं कर सकते, ठीक। और जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ वो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ब्रिटिश के बनाए हुए कानून कैबिनेट मिशन प्लान से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना था, ठीक। 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। इनिशियली मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, उनको इंडिया का पार्ट नहीं रहना था। तो इनिशियली मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये बने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। तो फ्रेंच की प्रैक्टिस है, जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको हेड बना देते हैं, तो हमने भी फॉलो किया था फ्रेंच प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आ सकता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया, तो वो थे M.N. रॉय। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये दो इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान से बना था, तो सॉरी लाइन गलत हो गई, कैबिनेट मिशन प्लान से बना था, ठीक। और कुछ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये पॉजिटिव रिजोल्यूशन पास हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का हम लोग इंस्पिरेशन लेके आज की जो हमारी प्रीएम्बल है, जो हमारा फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और कुछ और पॉइंट जो एग्जाम में एज इट इज सिंगल वर्ड पूछ सकता है कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब रेटिफाई करी, 1949 ने। हमारा नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। तो ये 22 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो कुछ डेट्स भी आपको याद करनी पड़ेंगी। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक। हमारे ये भी एग्जाम में आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना टाइम लगा था। तो कुछ क्रिटिक ये भी कहते हैं कि बहुत टाइम ले लिया, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, वो एक तरह का परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था। उसे धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। वरना कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं बन पाया, उनका बनता है फिर वो हटा देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है।
और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट का नहीं। मेन बात, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना तो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ोगे तो लिखा था कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, जब इनिशियली आया था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। आज ये चेंज हो चुका है, आर्टिकल्स 400 प्लस जा चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल थे? 395। कितने पार्ट में थे? 22 पार्ट में थे। और कितने शेड्यूल थे उस वक्त? 8 शेड्यूल थे। ठीक है, और प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ड्राफ्ट करा और वो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी बने। तो एक एग्जाम में ये भी आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनको कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे पॉइंट ना एग्जाम में एज इट इज़ आ सकते हैं। अच्छा, एक डाउट तो आप लोग के मन में आता होगा कि 26 जनवरी क्यों? अगर 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उसी दिन कर लेते। 26 जनवरी की वेट क्यों करने? 26 जनवरी का हमारे लिए इम्पोर्टेंस था क्योंकि 26 जनवरी वो था कि जब हमने पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने रवि नदी के किनारे भारत का झंडा फहराया था और हम लोग 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। उस समय कांग्रेस का मोटो हो गया था कि हमें चाहिए केवल पूर्ण स्वराज, कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज हमारा अधिकार है और हम उसको लेकर रहेंगे। ठीक है, तो ये था बस आज के लिए। तो इस टॉपिक में जो भी है सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। MN रॉय पहले थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज करा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे पहले उसके प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसे पास कर लिया गया था। आज का जो हमारा प्रीएम्बल है वो इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रीएम्बल के बारे में ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जैसे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप इंडिया ने कब रेटिफाई करी? 1949 में। नेशनल फ्लैग कब लिया? 26 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट करा? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग कब किया? 24 जनवरी 1950 को। और राजेंद्र प्रसाद भी 24 जनवरी 1950 को हमारे पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने को? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक, 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक, कुछ आर्टिकल्स जो थे वो उसी दिन से पारित हो गए थे। बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 जनवरी 1950 को पारित किया है। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनके बारे में इतनी नॉलेज। और 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था, तो वो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी, इसलिए 26 जनवरी का हमने वेट किया। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हमारी परीक्षा गढ़ की टीम काफ़ी नई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त को ही हमने अपना चैनल लॉन्च किया। तो कोई भी कमी आपको लगती है या कोई भी चीज़ हम जो इम्प्रूव कर सकते हैं उसको कमेंट करके प्लीज़ हमें बताओ। ठीक है, चलो, जय हिंद।